नमस्कार, जोहार। प्यारे बंधु, आज मैं राजभवन धरना स्थल पर पहुंचा हूं। यहां पर एक अंकल जी मिले हैं। इनकी बहुत ही गंभीर समस्या है। आज मानवता को बिल्कुल लोग भूल चुके हैं। जिस किसी को आप पनाह देते हैं वही आपका कातिल बनना चल लगता है, वही आपको घर से बाहर करता है, बेघर करता है। इसका ये उदाहरण है, सजग उदाहरण है। इनके साथ क्या कुछ घटना घटा है, आपको हम इन्हीं से पूरी घटना की जानकारी दिलाते हैं कि किस तरह ये ठगे गए। कोरोना काल में ऐसे बहुत लोगों का रोज़गार छिन गया। जो व्यवसायी थे उनका व्यवसाय चौपट हो गया था, किसी का नौकरी चौपट हो गया था, और वही कोरोना काल में इनका घर छीना चला गया। वह घर जिसको इन्होंने अपने पूरे जीवन लगा करके बनाने का काम किया, और उस घर को कोई हड़प लिया, और हड़पने वाला और कोई नहीं, इनका अपना परिचित ही है। आइए हम आपको विस्तार से इनसे जानकारी दिलाते हैं। एक बार अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दिवाकर सिंह है। मैं कर्नीवार नौलखा मंदिर संथलिया कोठी कल्याणी भवन का मैं मालिक हूँ, दिवाकर सिंह। हाँ, दिवाकर सिंह। मैं सुखदेव यादव को अपना मकान को देख रेख करने के लिए कहा। एक बार मकान में चोरी हो गया था मेरे मकान में, और उसके हम लोग जयपुर राजस्थान में थे, उस समय चोरी हो गया था। फिर मैं अपने मकान में आया, फिर देखा ऐसे ऐसे घर खाली पड़ा रहता था आप। और उसके बाद मैंने सुखदेव यादव मेरे पास आया, उसने कहा कि अरे घर खाली है, इसमें किराएदार लगा दो और हम अच्छा किराएदार दे देते हैं और मकान भी देखभाल भी कर लेंगे। तो मैं कहा ठीक है, अच्छा कोई किराएदार होगा तो हमें ज़रूर दे देंगे किराए पर। तो मैंने बोला भाई किराया इतना बड़ा मकान का ऊपर का हिस्से का 30-40 हज़ार रुपया तो मैं किराया। ठीक है, किराए के लिए कोई बात नहीं है, आप अगर अच्छा आदमी है, पूजा पाठ भी मकान में हो जाएगा, झाड़ू भी लग जाएगा। तो मैंने कहा चलो। तो मैं कहा कौन है किराएदार? बोलता कोई नहीं, मेरा बेटी दामाद है। हाँ, वो गांव से आते हैं जाते हैं, तो यहाँ शहर में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर ये और आप चिंता मत करो, आपके घर जैसा मकान रहेगा। हमने ठीक है। और मैं उसको जानता भी था, सुखदेव यादव को, और ऐसी बात नहीं था कि वो सिरसा सलामा सिरसा पौड़िया इधर का था, सिरसा गांव का था। तो बराबर मेरे यहाँ आते जाते रहता था ये, तो इससे हमको अच्छी जान पहचान थी। मकान में पहले आप क्या करते थे? आप कहीं देवघर में ही बिजनेस करते थे? हाँ, देवघर। मेरा शुभ मंगलम विवाह भवन था वो मकान। सभी अड़ोस पड़ोस भी जानते हैं कि मकान मेरा विवाह भवन था। इसलिए कि विवाह भवन बंद करना पड़ा कि मैं गाड़ी का पार्किंग नहीं था मेरे पास, और इसके कारण इसीलिए कि क्या कुछ स्टाफ के कारण भी मेरे को बंद करना पड़ा। फिर विवाह भवन। उसके बाद अब कौन सा रोजगार करने लगे जिसमें आपको जयपुर जाना पड़ा? नहीं, पर उसके पहले फिर उसके बाद मैंने होटल चलाया उसके अंदर। मेरा होटल, खाने पीने का होटल चलाया, ये चलाया। हाँ, होटल चलाया। फिर उसके बाद जो है मेरे बेटे का तबीयत खराब हो गया, हम लोग जयपुर चले गए। आपके बेटे जयपुर में रहते हैं? हाँ, जयपुर में रहते थे मेरे बेटे। अच्छा। उसका डेंगू हो गया था मेरे बेटे को, पल्स नीचे एकदम गिर गया। हम लोग जयपुर चले गए थे। उसके बाद जयपुर जाने के बाद फिर हम लोग बेटा का इलाज करके, हाँ, फिर हम लोग ने फिर कोरोना काल जो हो गया बढ़ते गया, फिर हम लोग आ नहीं सके वहाँ से। हाँ, जयपुर नहीं आ सके हम लोग, जयपुर से देवघर नहीं आ सके। गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गया। हिंदुस्तान में सारी गाड़ी घोड़ा आना जाना, आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाता था, नहीं निकलता था। जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे कि कोरोना के काल में बिल्कुल आपने मोहल्ले में भी निकलना मना था, और दूर तो जाना छोड़ दीजिए, अपने घर के आसपास भी आप नहीं टहल सकते थे। इतनी बड़ी जो है कर्फ्यू लगा दी गई थी, और उस कर्फ्यू में ये बहुत दिनों तक जयपुर में रहने का काम किए। और आने पर आप क्या देखे? फिर आने पर हम लोग जब देखे कि गाड़ी घोड़ा चलने लगा, तो हम लोग जयपुर में हम लोग पास बना करके अपना वो क्या कहते हैं कोरोना का पास दिखा करके हम लोगों ने टिकट लिया। हम दोनों मियाँ बीबी जब यहाँ आए, तो यहाँ अपने घर पर रात में हम लोग जब उतरे, यहाँ पर आए, जब देखते हैं तो उसमें पहले तो खोला नहीं केवाड़ी। फिर मैंने अपने
ये एक पत्थर लेके अपने दरवाजे पे ऐसे कस के मारा, तो ताकि जो है लोग जो सोए हुए हैं वो जग जाएं। और जगने पर क्या बोला? जगने के बाद आया, 2 बंदूकधारी उसके अंदर से निकले। 2 बंदूक बोला, भाई क्यों ना भाई, क्या है क्यों पत्थर तुमने? मैं कहा भाई मेरा मकान है, दरवाज़ा खोलो। बोला है कौन मकान है तुम्हारा? ये मकान तो मेरा है। मैं कहा दिमाग खराब है क्या तेरा? है तुम कौन हो यार? तुम बंदूक लेके यहाँ क्या घुस कर रहे हो? बोलता ये मेरा मकान है। ऐसे हमने तुम्हारा मकान है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। फिर एक बार बोला जाओ पुलिस को बुलाओ, ऐसे करे। फिर हम लोग पुलिस के पास गए, पुलिस वाले ने 1 बजे से बैठा करके सुबह 6 बजा दिया हम लोग को। 1 बजे से बैठा कर थाना में इनको 6 बजा दिया। और ये बुजुर्ग दंपत्ति हस्बैंड वाइफ दोनों थाना में रहे। आपके साथ थाना में और कोई गया था? मेरी वाइफ थे, हम थे, और एक बगल का एक आदमी था। एक बगल का पड़ोसी था। वो आप सोचिए पड़ोसी कितना अच्छा था कि वो रात्रि में इनको सहयोग किया थाना तक पहुंचने में और इनका साथ देने में। लेकिन उस अशिष्ट थाना प्रभारी को आप क्या कहेंगे? उसको मूर्ख थाना प्रभारी को क्या कहेंगे, जो अपना जरा सा दायित्व को भी जो है नहीं समझ सका। और थाना प्रभारी को थाना प्रभारी दिया, बहुत लेटर लिख के दिया, को लेटर बहुत सारा लिख के दिए, लेकिन वो जो है पैसा खा करके ही वह चुप रहा होगा। वह उस अपराधी, उस कब्जा जो करके रखा था मकान, उसके खिलाफ में एक भी जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया। कितने दिनों तक मुकदमा दर्ज नहीं किया? 3 महीना से ऊपर हो गया। 3 महीना से ऊपर हुआ। देखिए बंधु, यही होता है, आपसी में मेल जोल नहीं रखने पर आपको एक छोटा सा कर्मचारी, थाना प्रभारी क्या है जी? वो हमारा सेवक है, हमारा मालिक नहीं है, हमारा नौकर है। हम लोग का टैक्स का पैसा उसको मिलता है वेतन, और वो अपने आप को मालिक समझता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है नौकर के रूप में बहाल होते हैं, हम लोग उसको इज्जत करते हैं, नमस्कार हुजूर, और इसी में उसका सिर जो है पूरा चढ़ा हुआ रहता है। तो हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग जितने सारे सेवक हैं, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे वो डीसी हो, वो सबको इज्जत नहीं दीजिए ज़्यादा, और नहीं तो वो उसका मन बढ़ा रहेगा। वो घूसखोर प्रकृति का था, वो घूस ले करके बगैर थाना का वो मकान कब्जा होता है। और कितना रुपया वो खा लिया है कि इनका केस नहीं जो है दर्ज किया। फिर केस कैसे दर्ज हुआ? केस हो गया, फिर मैंने देखा तब थक गया, मैं एसपी साहब के पास गया। 1-2 बार तो एसपी साहब भी मुझे टाल गया 1-2 बार। फिर मैंने आर.के. मल्लिक जी से, मेरे का जान पहचान था, आर.के. मल्लिक जी से मैंने कहा। आर.के. मल्लिक जी ने मैंने ऐसे बोला कि मेरा मकान ऐसे हड़ा हुआ है। आर.के. मल्लिक ने एसपी साहब को फ़ोन किया, बोला भाई देखो क्या बात है कि ऐसे उनके मकान का। आर.के. मल्लिक जी को हम भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम एक परिचित होने के नाते इनको सहयोग किया और वो एसपी को फ़ोन किए। तो क्या सभी आम आदमी का परिचय कोई बड़े पदाधिकारी से होना ज़रूरी है तभी उसका काम होगा, और जो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है उसका काम नहीं होगा? क्यों? सामान्य व्यक्ति सब लोग जग जाइए और सामान्य व्यक्ति एक दूसरे का मदद कीजिए, और नहीं तो सबको यही दशा होगा। एक दिन सारे जो बहुत बदमाश किस्म के आदमी होते हैं, आज इनका मकान को हड़पा है, कल आपका मकान हड़पेगा। आप लोग से आग्रह है कि आप इनके आंदोलन में शरीक होइए, आप इनके आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। कम से कम फ़ोन से उस दरोगा को डांटिए, देवघर के एसपी को डांटिए, देवघर के थाना प्रभारी को डांटिए, ताकि उसको लगे कि इनके साथ में बहुत सारे लोग हैं और वो विवश हो जाए। उसको हटाने को, जो अवैध कब्जा करके रखा है उसे निकालने का कौन निकालेगा? प्रशासन को ही रखा जाता है ना, कि किसी का संपत्ति कोई नहीं लूटे, किसी को कोई कष्ट नहीं दे। उसका निगरानी कौन करेगा? तो वो थाना प्रभारी करेगा, वो डीएसपी करेगा, वो एसपी करेगा। तो यहाँ पर सारा जो है लोग चोर मौसेरे भाई बन करके इनका जो है कब्जा अभी तक छुड़ा नहीं पाया है। सबसे ज़्यादा किसका दोष है? डीएसपी का और थाना प्रभारी का। डीएसपी और थाना प्रभारी का मिली भगत पूरा है। और जबकि मैं जब एफआईआर दर्ज हो गया कुंडा थाना से, और कुछ दिन के बाद जो है मैं फिर एसपी बोले भाई खाली नहीं हो रहा है, एफआईआर तो दे दिए, हम इसको क्या, हमारा मकान खाली होना चाहिए ना। तो बोले क्या? तो फिर एसपी साहब ने कहा आप ऐसा करो,
आप एसडीओ ऑफिस में एक दरख्वास्त दीजिए। मुझे एसपी साहब ने कहा, मैं कहा ठीक है सर, और आप दरख्वास्त दीजिए। एसडीओ साहब में उसमें दिनेश यादव थे, बहुत अच्छे एसडीओ साहब थे। और उसी बीच में वो क्या कहते हैं, झूला देवघर में त्रिकुटी पार में झूला का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बड़ा हादसा हो गया था। रोपवे का जो एक्सीडेंट हुआ था, टूट गया था, उसमें कुछ लोग की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोग चोटिल हुए थे। उसी घटना को ये अभी बतला रहे हैं, उस समय की ही बात थी। एसपी साहब को ट्रांसफ़र हो गया। फिर उन्होंने एसडीओ साहब को तो मैंने दे ही दिया था। एसडीओ साहब बैठ नहीं रहे थे। फिर कुछ दिन के बाद एसडीओ साहब बैठे, सिर्फ एक तारीख बोले कि ठीक है, आप ऐसा है अपनी पत्नी को बुला लीजिए, मैं आपका मकान खाली कराऊंगा। एसडीओ साहब ने, दिनेश यादव जी ने हमें कहा। फिर उनका भी ट्रांसफ़र हो गया मधुपुर, उनका भी मधुपुर ट्रांसफ़र हो गया। फिर उसके बाद आज तक मेरा कोई जो भी आया एसडीओ, उससे अभिजीत अभिजीत सिन्हा आया, उसने तो सीधे सुखदेव यादव से मिल करके साठ गांठ करके बोला कि ये आपका कब्जा है, जिसका कब्जा उसी का घर होता है। जिसका कब्जा होता है उसी का घर होता है। पढ़ लिख करके एसडीओ बनता है। एसडीओ कोई सामान्य आदमी नहीं बनता है जो इतना मूर्ख वाला बात बोलता है। ऐसा एसडीओ को आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो कहता है कि जिसका कब्जा है उसी का घर है? हमारा घर को कोई कब्जा कर लेगा तो उसका घर हो जाएगा? तो फिर तुम एसडीओ क्यों हो? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? ये कौन बतलाएगा तुमको? तुमको जानकारी है कि नहीं है? एसडीओ बन गए हो। इस तरह का भी एसडीओ होता है, उसको जो है स्वागत कीजिए उसी तरह से। सारा जगह जो है एक गरीबों का शोषण करने के लिए ये लोग का जमात तैयार हो गया है। पढ़ लिख करके भी आएगा, उसी जमात में जो है वो रहेगा। तो इस तरह से कितना बड़ा जो है इनके साथ में अन्याय हो रहा है और ये दर दर भटक रहे हैं। आज राजभवन के पास है, इससे पहले आप कहाँ थे? धरना दिए थे जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे धरना दिए थे। उससे पहले कहाँ धरना दिए थे? ये देवघर में गांधी टावर, ये टावर चौक पे गांधी स्मारक के पास। टावर चौक पर गांधी स्मारक के पास भी दिए थे। उस समय मुख्यमंत्री से भी मिले थे। मुख्यमंत्री का क्या आश्वासन हुआ था? बोला कि आपको 10 दिन में न्याय मिलेगा। और डीसी को कहा, और डीसी ने हमको बुला करके, और दीपांकर चौधरी को, एसडीओ को, उसने भी वही किया जो अभिजीत सिन्हा ने जैसे किया। सीधे इसने तो थोड़ा सा जांच पड़ताल भी किया, दीपांकर जांच पड़ताल किया, लेकिन 10 दिन से कितना दिन आज हुआ? आज 10 दिन से 4-5 महीने से ऊपर हो गया। 5 महीने से ऊपर हो गया। इसमें मुख्यमंत्री का भी आदेश को वो डीसी और एसडीओ नहीं पूरा कर रहा है। अब आप बताइए मुख्यमंत्री जी, आप भी जो है सोचिए कि किस तरह का पदाधिकारी है जिसको आप आदेश करते हैं और वो आदेश का पालन नहीं करता है। क्या आदेश सब जो है बड़े धनाढ्यों के लिए केवल निकलेगा? उन्हीं लोग का जो है साम्राज्य होगा। गरीब कहाँ जाएगा? ना मेरा कागज देखता है एसडीओ, न कुछ देखता। मैं बोलता मेरा मकान 2 मंजिल बना हुआ है, एसडीओ बोलता ठीक है हम जांच में भेज रहे हैं। वो जो जांच में और रजिस्ट्री में 275 फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर 215 फ्लोर को रजिस्ट्री दिखा रहा है। कुल 490 का रजिस्ट्री दिखा रहा है। और हमारा मकान 4,500 स्क्वायर फीट मेरा मकान है। 4,500 स्क्वायर फीट का मकान को 450 फीट का दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा, कोर्ट उसमें कागज में, कागज में दिखा रहा है। नहीं है, पढ़ता भी नहीं कि यहाँ के रजिस्ट्री कितने का हुआ है, पढ़ता भी नहीं है। और रजिस्ट्री भी किस समय हुआ? कोरोना काल में। मोटेशन भी कोरोना काल में हुआ। सारा काम बंद था और उसका मोटेशन और जो है रजिस्ट्री हो रहा था। तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ घोलमाल हुआ है। और इस घोलमाल को उजागर कौन करेगा? हम लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग आपके पास पहुंचा रहे हैं वीडियो। इस वीडियो को जो है हर जगह पहुंचना चाहिए। इसमें आपका सहयोग चाहिए, दर्शक का सहयोग चाहिए। यदि आप बंधु इनका समस्या को अधिक से अधिक लोगों तक भेजेंगे तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री तक चला जाए, हो सकता है कि डीसी तक चला जाए, हो सकता है कमिश्नर तक चला जाए और इनका समाधान हो। तो एक आग्रह आप लोग से है कि आप इनके समस्या को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आखिर क्या
आप लेकर के यहाँ पर बैठे हैं? अब ये बैठे हमने सभी जगह, देवघर से लेके एसपी, डीएसपी, डीसी, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक को, गृह सचिव को, मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, मानवाधिकार को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, केंद्र गृह सचिव को, सभी को मैंने सभी जगह इन्होंने अपना दुखड़ा गाया और आवेदन दिया है। लेकिन पता नहीं क्यों सामान्य व्यक्ति का आवेदन उनके टेबल पर जाता है कि उनका कूड़ादान में जाता है, ये हमें भी समझ में नहीं आता है। तो अब जो है हम दर्शक बंधु से भी आग्रह करेंगे, हम अपना प्रयास से वहाँ का डीसी को भी बात करेंगे, वहाँ के एसपी को भी बात करेंगे और उस पर भी दबाव बनाने का काम आप लोग के द्वारा होना चाहिए। आप लोग भी उसको फ़ोन कीजिए, आप लोग भी ऐसे निकम्मे लोगों को जो है दबाव बनाइए, ताकि जो है एक बेसहारा का एक जो घर छीना गया है, ये बेघर अभी हो गए हैं। वो करोड़ों की संपत्ति है और वो करोड़ों की संपत्ति को 41 लाख में वही यादव जी अपनी बेटी को जो है कितना में बेच देता है? अपनी बेटी को 41 लाख में बेच देता है। 41 लाख में बेचता है। जैसे लगता है बेटी को दहेज दे रहा है, बेटी को जो है गिफ्ट दे रहा है ना। और इनसे जो है झूठ मूठ का क्या क्या लिखवा लेता है कि हमको जो कुछ नहीं लिखा है, हमने कुछ नहीं लिखा। मैंने आज तक रजिस्ट्री भी नहीं किया है। मैंने कोई कागज़ नहीं दिया उसको, ना मेरा कोई लिखा हुआ है, ना कोई मेरा एग्रीमेंट है उसके पास। मैंने मकान बेचने का कोई एग्रीमेंट नहीं किया मैंने उससे। वो झूठ पावर बना करके अपनी बेटी को 41 लाख में बेचा, वो भी खाली ज़मीन का रजिस्ट्री किया उसने अपनी बेटी को, जबकि वह मकान बना हुआ है। खाली ज़मीन का रजिस्ट्री और मकान बना हुआ है। तो देखने वाले को पता होना चाहिए। एक मजिस्ट्रेट को किसी ने बहाल किया था, एसडीओ ने। कौन एसडीओ ने? तो वो मजिस्ट्रेट भी जा करके वहाँ पर क्या देखा? और केवल दारू पी करके और मुर्गा खा करके और पैसा ले करके सब उसके पक्ष में हो जाता है। तो यही है आज का वीडियो का सारांश कि आप लोग सजग नहीं रहिएगा। आने वाला दिन में सभी लोगों को दुखड़ा यही तरह का रोना पड़ेगा, और सजग होइएगा तो आगे बढ़िएगा, एक दूसरे को सहयोग कीजिएगा तो समाधान जल्दी निकलेगा। यदि चाहते हैं कि इनका समाधान निकले, इनका घर वापस हो, तो सब लोग इस मुहिम में शामिल होइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। सुखदेव यादव 2 करोड़ रुपया मांगता है तब मकान खाली करूंगा। अच्छा, एक नया मामला भी लाया है कि 2 करोड़ रुपया हमको दे दीजिए तब हम मकान खाली करेंगे। तो मकान है कितना का? मकान 6 करोड़ का है। 6 करोड़ में वो 2 करोड़ हिस्सेदारी मांग रहा है, तो मकान खाली करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप साबित कर रहा है कि हम झूठा हैं और हम गलत तरह से हम रजिस्ट्री किए हैं, हम अपने बेटी का नाम किए हैं। यदि वह सही रूप से रजिस्ट्री करता, सही रूप से मालिकाना हक उसका होता, तो फिर क्यों कहता कि 2 करोड़ हमको दीजिए और हम मकान खाली कर देंगे? वो तो बात सही है, और मैंने भी यही कहा कि अगर भाई मैं कहाँ से दूंगा 2 करोड़ रुपया। बोलता है वो सब तो तुम समझो, नहीं तो तुम्हारा पुलिस प्रशासन यहाँ देवघर में तुम ना कर, तुम्हारा एक कोई भी मकान किसी हालत में खाली नहीं करूँगा और तुम मारे जाओगे, यहाँ से मारे जाओगे। और यही जो है इनके साथ घटना भी घटा है। यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं, इनके हाथ में जो है ये पट्टी बना चाकू मारा गया था। ये चाकू इनका पेट पर चलने वाला था, वो पेट पर नहीं चल करके इनका हाथ ये बचाए। सोमवार को कोर्ट परिसर में इतना हिम्मत कर रहा है वो। ट्रेजी के पीछे कोर्ट परिसर के पास हमको चक्कू, वो डराना चाहता है कि तुम यहाँ पर नहीं आओ, देवघर में नहीं चढ़ो, नहीं देखो। अब बताइए कि क्या करेगा आदमी, इंसान क्या करेगा? अब इसी में फिर ये गलत कुछ काम करेंगे तो फिर आप लोग भी बोलिएगा, प्रशासन भी बोलेगा कि यही गलत था। अरे भाई, मजबूरी में क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। इस तरह की जो है इनके साथ जो यहाँ पर समय आ गया है। इनका मकान का आपको फ़ोटो भी दिखा देते हैं। एक बार मकान का फ़ोटो दिखाइए भाई। ये जैसा कि आप लोग कुछ देख पा रहे होंगे, ये मकान का इनका फ़ोटो है और बहुत ही अच्छा है। ये इनका मकान जो है कितना स्क्वायर फीट का बोले? 4741 स्क्वायर फीट का इनका मकान है। ये आपका इस तरह का रोड में है मकान,
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आखिरी इनको न्याय का आशा कहाँ से है? अब देखें, अगर नहीं हम तो अब यहाँ बैठे हैं। आज मेरा एप्लीकेशन ले गया है मुख्यमंत्री जी के पास, हाँ, मजिस्ट्रेट ने। अब देखें क्या होता है, क्या करते हैं। अब हम देख रहे हैं, राजभवन को भी दिए हैं। हाँ, राजभवन को भी दिए हैं और ये मुख्यमंत्री जी को भी दिए। दोनों जगह हमारा आज विज्ञापन लेके गए हैं, लेकर के गए हैं। अब एक आशा है यही कि मुख्यमंत्री जी कुछ कर दें, राज्यपाल कुछ कर दें। तो चलिए, और एक आग्रह हमारा भी होगा मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, कि जल्द से जल्द इनका हक मिले। इन्हीं आग्रह के साथ मैं वीडियो को देता हूँ विराम।